वेलकम बैक टू ऑल। आज हम लोगों को हमने पिछले क्लास में गवर्नर और राज्य सरकारों के बीच के मतभेद के बारे में कुछ चर्चा किया था। तो गवर्नर जो है वो राज्य स्तर पर कार्यपालिका प्रमुख है, जो लोकप्रिय सरकार है, यानी जो सामान्य निर्वाचन के माध्यम से नियुक्त होती है, उसके एड और एडवाइस पर काम करता है। ठीक यही सेटअप केंद्र में भी है, संघ लेवल पर भी है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर कार्य करता है। यह सेटअप संसदीय प्रणाली कहलाता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है, और हमने यही अपनाया है। ब्रिटिश मॉडल है जिसको हमने अपनाया है। इसमें कोई समस्या इस के लागू करने में नहीं है। लेकिन दो प्रोविजन ऐसे हैं, इनफैक्ट 3 प्रोविजन, जो कि राज्यपाल के शक्तियों को राज्य सरकार के डोमेन में हस्तक्षेप का एक स्कोप छोड़ते हैं। और यही कारण है कि राज्यपाल का जो पद है वो विवादास्पद भी रहा है, संवैधानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी, और उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी होती रही। तो सबसे पहले हम लोग उन प्रोविजंस पर बात करेंगे, या उन प्रोविजंस को एक बार देख लेते हैं कि आखिर वो कौन से प्रावधान हैं भारतीय संविधान में जो समस्या क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको संवैधानिक जो परिस्थिति है वो अगर फेल कर जाए तो उसके संबंध में क्या प्रोविजन है, वो उस पर सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपके सामने आर्टिकल 356 को रखना चाहता हूँ। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें हमको पता लगेगा कि राज्यपाल, अगर देखिए, राज्यपाल एक प्रतिवेदन देता है, ये देता है राष्ट्रपति को। प्रतिवेदन में ये लिखा रहता है कि जो राज्य की सरकार है वो संवैधानिक तरीके से नहीं चलाई जा सकती। नहीं चलाई जा सकती है, ये राज्यपाल रिपोर्ट देता है। ये समाधान राष्ट्रपति को किसी अन्य प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन राज्यपाल ये रिपोर्ट देता है। अगर आप पढ़ें 356, इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीव्ड ऑन ए रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution। तो जब ये रिपोर्ट उसको मिल जाती है तब वो क्या करता है कि सरकार के सभी कृत्य या तो अपने हाथ में ले सकता है, या फिर राज्यपाल में निहित कर सकता है, या किसी अन्य अधिकारी में जो उसके बिहाफ पर काम करेंगे उनमें निहित कर सकता है। सरकार के सभी कृत्य को, इसका मतलब उनसे ले लिया जाता है। और सरकार, चूंकि यहाँ शब्द यूज किया गया है, इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि ये कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव से कंसर्न है ये प्रोविजन। दूसरी बात है, उसके लेजिस्लेचर को की शक्तियां भी ले सकता है। लिखा गया है विधानमंडल या उसकी सारी शक्तियां संसद के द्वारा प्रयोग की जाएंगी, या फिर किसी अन्य प्राधिकारी में जिसे कि राष्ट्रपति इसके अधीन उचित समझे उसमें होंगे।
यानी कि ये लेजिस्लेचर से संबंधित जो उस प्रावधान है राज्य सरकार का, उसको विड्रॉ कर लेता है, ले लेता है। इसी क्रम में एक तीसरी बात भी है कि कोई अन्य प्राधिकारी है जो कि राज्य सरकार से संबंधित है, उसको निलंबित कर सकता है, उस संबंध में जो भी चाहे अनुषांगिक यानी सप्लीमेंट्री प्रोविजंस बना सकता है, यानी सहायक उपबंध बना सकता है। ये एक बेसिक प्रभाव है, ये एक बेसिक इफेक्ट है, आप कह सकते हैं। और इस बेसिक इफेक्ट को जो है वो यूज करता है। अब इसमें कोई समस्या नहीं है, ये संवैधानिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए रखा गया है। राज्य सरकार को विधि बनाने की शक्ति है और राज्य निरंकुश ना हो जाए, संवैधानिक ढांचा बरकरार रहे, संघात्मकता बरकरार रहे, इसलिए ऐसा रखा गया है। हमने डिस्कस किया था, हम जानते भी हैं। तो ये एक जो अनुच्छेद 356 में राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति ये घोषणा करता है कि जो राज्य सरकार के सारे कृत्य सस्पेंड किया जाएगा और अपने हाथ में ले लेगा, ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है काफी दिनों से। तो एसआर बोमई का जो केस है, जिसकी हमने संक्षेप में चर्चा किया था, वो इसी पर बेस करता है, इस शक्ति के प्रयोग पर वो बेस करता है। तो एक मुद्दा तो गंभीर ये है, इन राज्यपाल के और राज्य सरकारों के बीच के मतभेद के क्रम में ये एक पहला कंट्रोवर्शियल मुद्दा है जो आज हमारी चर्चा का विषय बन रहा है कि आखिर इसकी सीमा क्या हो, इसकी संवैधानिकता को कैसे चेक किया जाए और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के क्या निर्देश हैं, उसका क्या व्यू है। एक बात तो ये है। दूसरा अनुच्छेद जो है वो देखिए ये है, इस पर आइए, यानी अनुच्छेद 200 और 201 पर जरा आएंगे आप। अनुच्छेद 200 और 201 जब हम पढ़ते हैं तब हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि ये वह विधि है जिसमें अनुमति देना राज्यपाल के लिए मैंडेटरी है और विधेयकों पर राज्य द्वारा यानी पारित राज्य विधायिका द्वारा पारित जो भी विधेयक हैं उन पर जब तक राज्यपाल अपनी स्वीकृति कहें या अनुमति कहें नहीं देता है तब तक वो विधि का रूप धारण नहीं करते। ठीक इसी से कंसर्निंग प्रोविजन जो है राष्ट्रपति महोदय के लिए भी है। अनुच्छेद 111 में हम जानते हैं कि जब संसद कोई बिल पास कर देती है तब वो राष्ट्रपति महोदय के एसेंट के लिए भेजा जाता है और फिर वो वहाँ से जब उसको अपनी अनुमति दे देते हैं तब वो विधि का रूप धारण करता है। तो अगर हम इसको पढ़ें, इफ यू रीड आर्टिकल 200 verbatim, it is like when a bill have been passed by the legislative assembly of a state or in case of a state having legislative council has been passed by both the houses of legislature, it shall be presented to the governor and governor shall declare either assent or withhold assent or reserve the bill for the president। इसका मतलब है कि जब राज्य के लेजिस्लेचर के यानी राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई बिल पास कर दिया जाता है तो विधानमंडल में अगर कोई केवल एक सदन है यानी विधानसभा है या जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं वहां पर दोनों सदनों से जब राज्य विधानमंडल दोनों सदनों द्वारा पास करके अनुमति के लिए भेजा जाता है गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास, तो वो क्या कर सकता है, वो या तो अनुमति देता है या अनुमति को रोक लेता है या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है।
राष्ट्रपति के लिए विधेयकों के आरक्षित करने की व्यवस्था का डिटेल आर्टिकल 201 में दिया गया है, इसी के बाद वाला जो आर्टिकल है। और अब यहाँ पर समस्या ये है कि राज्य विधानमंडल अगर किसी विधि को पास करता है तो गवर्नर अपनी अनुमति यदि रोक लेता है या राष्ट्रपति के लिए उसे रिजर्व कर लेता है, तब ये समस्या हो जाएगी कि राज्य विधायिका का काम रुक जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे 356 में उन्होंने किया था। तो वहां पर तो ये हुआ कि राज्य विधानमंडल की सारी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया, या एग्जीक्यूटिव की सारी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया, या किसी अन्य प्राधिकारी के संबंध में शक्तियां ले लिया या निलंबित किया। यहाँ पर परंतु दूसरे प्रकार का इंक्रोचमेंट है स्टेट ऑटोनॉमी में। इसमें गवर्नर कर रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो बिल पास करके उसे भेज रही है उसको वो रोक लेता है या डिले कर सकता है राष्ट्रपति महोदय के लिए। अब इसमें समस्या ये है कि अगर वो ऐसा करता है तो इसकी आखिर समय सीमा क्या होनी चाहिए या क्या सिद्धांत होने चाहिए। तो स्वस्थ परंपरा का अगर पालन किया जाए तो विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन अभी हाल के वर्षों में देखा गया है कि केरला के राज्यपाल ने, पंजाब के राज्यपाल ने, तमिलनाडु के राज्यपाल ने, तेलंगाना के राज्यपाल ने कई विधेयकों को एक लंबे समय तक रोके रखा अपने पास। मामला सुप्रीम कोर्ट में जब गया, स्टेट गई सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उनका आलोचना किया और ये चिंता भी जाहिर की कि ऐसा स्वस्थ परंपरा के लिए आवश्यक नहीं है, या कहें तो बहुत खतरनाक है। बात यहां तक पहुंच गई कि सर्वोच्च न्यायालय को अभी विद इन वीक, मैं निर्णय भी आपको बताऊंगा, ये कहना पड़ा कि 200 और 201 के लिए हमको गाइडलाइन जारी करना पड़ेगा कि आखिर किस परिस्थिति में और कितने समय सीमा तक गवर्नर को अपने पास उन विधेयकों को रोके रखने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। तो ये एक दूसरा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा था जो राज्य की स्वतंत्रता में कहें या राज्य की स्वायत्तता प्रशासन के संबंध में कहें में अतिक्रमण करता है। ये दो मुद्दे जो है मुख्य रूप से हमने आज चर्चा का भाग बनाया। इसी में एक तीसरा एडजॉइनिंग मुद्दा भी है, यानी इससे मिला जुला एक मुद्दा भी है। अगर आप राज्यपाल की शक्तियों को देखिए तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसमें जो ये देखिए 174, इसको पढ़िएगा जरा। ठीक यही इसी तरह की शक्तियां 85 में राष्ट्रपति महोदय के लिए भी है। तो इसमें जब आप देखेंगे सदन का या किसी सदन का सत्रावसान करेगा या सत्र का समाप्ति करेगा या विधानसभा का विघटन करेगा। अब राज्यपाल की जो अरुणाचल प्रदेश का एक केस हमने लिया है एक उदाहरण के लिए, जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था, उसमें मुख्य मुद्दा यही था कि उसमें राज्यपाल महोदय ने जो सत्र को बुलाया था वो जो ड्यू टाइम पीरियड है उससे पहले ही बुला लिया था और उसको भंग कर दिया विधानसभा को। तो इस बात पर भी हमको ये एक अतिक्रमण का क्षेत्र बनता है जिसमें कि गवर्नर जो है वो एड और एडवाइस पर काम करता है या नहीं करता है और इस आधार पर स्टेट लेजिस्लेचर को भंग कर सकता है। यानी कि जो गवर्नर का रोल है मुख्य रूप से इन सारी शक्तियों के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, चाहे वो 356 हो, चाहे 200 हो और चाहे ये 174 हो, हमको ये पता लगता है कि राज्य के स्वायत्तता में इनक्रोच हो सकता है।
अब सोचने वाली बात तो ये भी है कि ये सारी व्यवस्था राष्ट्रपति के लिए भी है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय पर ये इल्जाम तो या कहीं आरोप तो नहीं लगता रहा। तो इसका कारण है इसी क्रम में एक और प्रोविजन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और वो प्रोविजन है, देखिए ये वो प्रोविजन है 163। 163 ये कहता है कि राज्यपाल जो अपने कर्तव्यों का निष्पादन करेगा, ये मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर ही करेगा। ये जनरल रूल है। और इसका अपवाद एक परिस्थिति है, उसी अनुच्छेद में लिखी गई है कि ऐसे सभी मामलों को छोड़कर जिनमें उसे संविधान से ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने डिस्क्रिशन से काम करेगा, उन सारे मामलों को छोड़ करके वो मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से काम करेगा। तो अब समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि जहां पर ये विवेक का प्रयोग करता है, वहां पर मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से तो कार्य करता नहीं है। तब समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि 356, 200 और अभी अभी हमने 174 को देखा। तब अगर मान लीजिए हम इसको डिस्क्रिशनरी पावर मान लें गवर्नर की, तब हमको ये बात भी सोचना पड़ता है कि तब गवर्नर जो है सीधे सीधे स्टेट लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर सकता है। इस क्रम में ये बात भी उल्लेखनीय हो जाती है कि जो गवर्नर है, राज्यपाल है, इसकी जो नियुक्ति हो रही है, अगर आप 155 देखें तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा हो रही है, और इसका जो पदावधि है वो 156(1) में राष्ट्रपति के द्वारा ही, राष्ट्रपति के प्रसाद पर कार्य करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो गवर्नर है, ये जो सारे कार्य करता है, चूंकि इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के हाथ में है और उसकी पदावधि भी राष्ट्रपति के हाथ में है, तो ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति उसे अगेंस्ट एडवाइस कर दे, यानी कि राज्य के विरोध में जाके एडवाइस कर दे, और तब राज्यपाल को ये बात मानना पड़ेगा। यही कारण है कि राज्यपाल के कार्यप्रणाली पर ये आरोप लगते रहे हैं कि राज्यपाल जो है वो हमेशा बायस रूप से कार्य करता है, यानी केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य करता है या केंद्र सरकार के अनुसार कार्य करता है। तो ये सारे अनुच्छेद जो है वो मतभेदों को, या आप कहें विवादास्पद एरियाज को हमारे सामने लाते हैं, हमारे सामने लेकर के आते हैं। अब एसआर बोमई केस जो था, उसमें 2-3 बातें मैं पहले शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि उसमें क्या हुआ, और फिर उसके बाद जो है जल्दी से हम लोग उस मुद्दे पर आ जाते हैं जो कि इसका मुख्य बात था। तो इसमें क्या हुआ कि जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी कर्नाटका स्टेट में, सितंबर 1988 में वो उसने मिलीजुली सरकार बनाई, और एसआर बोमई जो है उसके मुख्यमंत्री बने, और कुछ दिनों के बाद जो जिस जनता दल से मिल करके उसने सरकार बनाई थी, उसके और कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज थे, उन्होंने जो है अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, यानी गठबंधन सरकार से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। जब गठबंधन सरकार से विड्रॉ कर लिया और उन्होंने गवर्नर को अपना सहमति पत्र भेज दिया कि हम इनसे
इनको सहयोग नहीं करेंगे। जब गवर्नर को ये सहमति पत्र विड्रॉल का मिल गया, तब उन्होंने ये रिपोर्ट भेज दिया राष्ट्रपति को कि इस स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, और फलस्वरूप यहाँ पर 356 का प्रयोग करके और सारी शक्तियां अपने हाथ में लिया जाए। इसी क्रम में फिर राष्ट्रपति ने जो है प्रोक्लेम कर दिया, मेरिट को प्रोक्लेम किया और ये किया कि हाँ ठीक बात है, और कुछ दिनों के बाद जो है उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया कि ऐसा ठीक है और सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। इसी बीच में ये लोग कर्नाटका हाई कोर्ट चले गए और कर्नाटका हाई कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी, तो फिर इनको सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। इसी बीच में क्या हुआ कि जिन लोगों ने विड्रॉल किया था उन लोगों ने अपना सहमति पत्र दे दिया चीफ मिनिस्टर को, बातचीत हुई, उनकी असहमति को दूर किया गया और चीफ मिनिस्टर को अपना सहमति पत्र दिया, और चीफ मिनिस्टर ने फिर गवर्नर को सूचित किया कि अब ये लोग जो है मेरे फेवर में हैं और इन्होंने अपनी सहमति सूचक जो लेटर है वो मुझे दे दिया है और मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ, तो या तो हमको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए या फिर फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए, जो भी हो। गवर्नर ने इनकी बात नहीं मानी और गवर्नर ने राष्ट्रपति को भंग करने की सिफारिश का वो भेज दिया कि अभी तक कोई जो है समाधान नहीं निकला है, इसलिए भंग किया जाए, और फिर राष्ट्रपति ने वो प्रोक्लेम कर दिया, यानी कि विधानसभा के भंग करने का उद्घोषणा जारी कर दी। जब ये हुआ उसी के बाद जो है गवर्नर की रिपोर्ट पर नागालैंड गवर्नमेंट को भी डिसमिस किया गया। गुवाहाटी हाई कोर्ट में पिटीशन भेजी गई लेकिन सुना नहीं हाई कोर्ट ने और वो बात वहां पर खारिज हो गई, तो वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब कर्नाटका हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ एसआर मुंबई गए थे, नागालैंड हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ वहां के नेता गए थे। इसी बीच में क्या हुआ कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, यानी बाबरी मस्जिद को गिराया गया, और केंद्र में नरसिम्हा सरकार थी, उसने 5 भाजपा शासित राज्यों की जो गवर्नमेंट थी उसे पंथ निरपेक्षता पर आघात करने के आधार पर 356 अनुच्छेद को प्रयोग करते हुए वहां की सरकारों को वापस ले लिया, सारी शक्तियां, विधानसभा को भंग कर दिया, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में भंग कर दिया गया। तो ये सारे लोग भी चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो वो थी पिटीशंस थी उनको क्लब करके और फिर सुनवाई शुरू किया। इसमें जो मुख्य मुद्दा था वो मुद्दा था कि 356 के प्रयोग का आधार क्या हो। अभी मैं केसेस जो इशू होंगे, रेज किए गए इश्यूज, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले ये इतना चर्चित मामला रहा, उसका 2 कारण है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ को डिस्कस कर रहा था, दूसरी बात एसआर पांडियन, एएम अहमदी, कुलदीप सिंह, जेएस वर्मा, पीबी सावंत, के रामास्वामी, एचसी अग्रवाल, योगेश्वर दरवाल और बीपी जीवन रेड्डी, यानी बहुत लंबे पीठ के द्वारा इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। जो मुद्दे थे देखिए उसमें क्या थे। पहला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने यह बनाया, क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसे आप कह सकते हैं, कि 6 राज्यों में जो प्रेसिडेंट रूल लगा था, यानी राष्ट्रपति शासन लगा था, क्या यह संवैधानिक था, यानी संविधान की भावनाओं के क्या यह अनुरूप था, ये पहली बात। दूसरा, क्या राष्ट्रपति
की शक्ति जो अनुच्छेद 356 में दी गई है, क्या इसके प्रयोग करने का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि क्या इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, या ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। तीसरी बात, अनुच्छेद 356 के आधार पर शक्तियों के प्रयोग की सीमा क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा एसआर मुंबई वाले में कि चीफ मिनिस्टर ने जब गवर्नर से कहा कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए और मेरे पास अब पर्याप्त बहुमत है, मैं उसे साबित कर सकता हूं, तो उसके बाद भी जो है उनको सुना नहीं गया और गवर्नर ने ये रिपोर्ट भेज दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास कि संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है और इनकी सरकार को डिसमिस किया जाए। तो मुख्य रूप से ये 3 जो है मुद्दे थे जो कि उठाए गए, और इसमें जो आर्गुमेंट किया गया वो आर्गुमेंट मैं आपको बताता हूं एक एक करके। जो एसआर मुंबई थे उनका जो प्रतिवेदन था वो पहले सुन लेना। एसआर मुंबई ने इसमें ये कहा कि मुझे मेजॉरिटी प्रूफ करने का टाइम नहीं दिया गया, ना मौका दिया गया। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री को चुनने की शक्ति है वो यद्यप कन्वेंशन पर आधारित है, यानी कि यद्यप अभिसमयों पर आधारित है, लेकिन वो अभिसमय लोकप्रिय सरकार के गठन से संबंधित है। यानी कि चीफ मिनिस्टर को वही व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन सकता है जिसके पास जनता का विश्वास हो, और चूंकि मेरे पास ये विश्वास था इसलिए मुझे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए था, या मुझे फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित करने को कहना चाहिए था। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया वो मैलाफाइड था, राजनीति से प्रेरित था और राज्य की शक्तियों में केंद्र के द्वारा आयुक्तियुक्त रूप से अतिक्रमण किया गया था। एसआर मुंबई ने यह कहा कि जो प्रेसिडेंट रूल इंपोज होता है 356 में वो वास्तविकता के आधार पर किया जाता है, यानी वास्तव में वहां पर सरकार न चलाई जा सक रही हो। लेकिन यहां पर जो रूलिंग पार्टी थी वो पूर्ण बहुमत में थी, बहुमत में शंका उत्पन्न हुई कुछ दिनों के लिए, फिर से उसके पास बहुमत आया, लेटर गवर्नर के पास था, उसे भेजा गया था, सारे विधायक लाइन लगा के मौजूद थे, लेकिन गवर्नर ने उनकी बात नहीं सुनी और काल्पनिक रूप में यह मान लिया कि कोई इनके पास बहुमत नहीं है और उन्होंने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट के लिए भेज दिया। गवर्नर ने जो गलती किया वो बात तो क्षम्य है, या वो बात हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ने भी वही गलती किया। उसने भी इल्यूजनरी रूप में ये मान लिया कि कोई भी बहुमत नहीं है और उसने सैंक्शन कर दिया उस पूरे विल को। तो उसने भी सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर के ये कार्य किया है, क्योंकि हम लोग उनसे
विरोधी पार्टी की सरकार है और इससे संघात्मक ढांचे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि शक्तियों का विभाजन ब्रीच होता है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 356 के अधीन जिन शक्तियों को प्रयोग करने की बात है उन शक्तियों के प्रयोग को संवैधानिक आधार पर ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 भाग 18 के अंतर्गत रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है उन परिस्थितियों के संबंध में नियमों को बताना जो कि आपात है। तो एज ए जनरल रूल हम 356 लागू नहीं कर सकते, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल कंडीशन होगी और यहां पर हमारी परिस्थिति में इसे एक सामान्य नियम की तरह यूज किया गया और फलस्वरूप ये असंवैधानिक है। तो ये कंटेंशंस थे एसआर मुंबई के जिन्होंने उन्होंने ये कहा इन प्रश्नों के संबंध में। इसी का जो जवाब इस रिस्पोंडेंट थे यानी यूनियन ऑफ इंडिया था, उन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि जो संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग होता है और जो प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग होता है उसमें अंतर होता है। तो जब हम केंद्र सरकार के या राष्ट्रपति महोदय के किसी उस शक्ति पर चर्चा करना चाहते हैं या उसे जानना चाहते हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त है, तो उसमें हम सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नियम नहीं लगा सकते हैं और देश के संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना केंद्र सरकार की ड्यूटी है अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। और अगर किसी भी परिस्थिति में उसे लगता है कि राज्य में जो शासन है वो लोकप्रियता के आधार पर या जनता के इच्छा के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो उस सरकार को भंग किया जा सकता है। एक बात उन्होंने कहा। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि प्रेसिडेंट जब प्रोक्लेम करता है 356 में आपातकाल, तो ना तो अनुच्छेद 356 में ना ही अनुच्छेद 74 और 75 में जहां की उसे मंत्रिपरिषद के सलाह और सहायता पर काम करने की बात कही गई है, ये कहीं वर्णन नहीं किया गया है कि ये प्रोक्लेम करने के पहले वो कोई जांच करेगा या अपना दिमाग अप्लाई करेगा। वो अगर उसे जो गवर्नर की रिपोर्ट पर ये लगता है कि नहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राष्ट्रपति शासन को लगाया जाना उचित होगा तो वो कर सकता है। तो इसलिए जो पिटिशनर्स ये कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर के और गवर्नर की रिपोर्ट को आधार मानकर ही प्रेसिडेंट महोदय ने प्रोक्लेम किया है, तो प्रेसिडेंट महोदय का कोई संवैधानिक ड्यूटी नहीं है कि वो जब राज्यपाल उनको रिपोर्ट भेजे तो वो उस पर विचार करें या विचार करने के क्रम में उस पर कोई इंक्वायरी करें या अन्वेषण करावें या जांच करें। अगर उनका सेटिस्फेक्शन है, ये इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन की बात है, इसमें कोई इंक्वायरी इंक्लूडेड नहीं है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि जब हम अगर हम संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग में सामान्य विधियों की तरह जांच और अन्वेषण के नियम लागू कर देंगे या कोई ऐसे नियम लागू कर देंगे जो कि संविधान खुद रिक्वायर्ड नहीं है संविधान के द्वारा, तब शक्तियों का ढांचा जो संघात्मकता के रूप में विभाजित किया गया है उसका ब्रीच हो जाएगा। तब केंद्र सरकार की या संसद की पकड़ जो यूनिफॉर्मिटी के रूप में या यूनिलैटरल होने के रूप में रखी गई है संविधान में, एकात्मकता के रूप में जो रखी गई है, उसका उल्लंघन हो जाएगा। और इसीलिए राष्ट्रपति महोदय ने जिस कर्तव्य का पालन किया वो पूरी तरीके से संवैधानिक था और उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। तो इन दोनों मुद्दों के बीच में सुप्रीम कोर्ट को ये तीन जो आपके वो हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ देखिए हमने बनाए हैं, उस पर उनको निर्णय देना था। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये बात कहा कि जो सरकारों को 6 राज्यों में भंग
किया गया था वो संवैधानिक था, क्योंकि उन 6 राज्यों में जो भंग करने का आधार सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया वो पंथ निरपेक्षता का ब्रीच था, यानी पंथ निरपेक्षता का हनन किया गया, बाबरी मस्जिद का तोड़ा जाना, आपसी समन्वय और सौहार्द को नष्ट करता था। भारत में राज्य का कर्तव्य पंथ के रूप में निरपेक्ष होकर के अपने कर्तव्यों के पालन से है, और राज्य सरकार ने चूंकि ऐसा नहीं किया, फलस्वरूप अन्य राज्यों में भी बहुत बड़े पैमाने पर जन और धन हानि होने की संभावना थी और फलस्वरूप संवैधानिक तंत्र वहां पर विफल माना गया। इसी पॉइंट को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पंथ निरपेक्षता जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। तो एसआर मुंबई में हम हमेशा पढ़ते हैं और लिखते जानते भी हैं कि पंथ निरपेक्षता को बेसिक ढांचे का भाग माना गया। तो जो पहला प्रश्न था वो तो अगेंस्ट एसआर मुंबई के डिसाइड किया गया। दूसरा जो वो था प्रश्न था कि राष्ट्रपति की शक्ति की अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो प्रयोग करता है उसकी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं। तो कोर्ट ने ये कहा कि भारत में जितने भी संवैधानिक प्राधिकारी हैं वो सब चेक एंड बैलेंस के रूल पर चलते हैं। उनके आपसी कर्तव्यों का निष्पादन जो है वो जांच और समायोजन के सिद्धांत पर तय किया गया है। एक व्यक्ति जब अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उसे दूसरा कंट्रोल करता है। तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपनी रिट प्राधिकारिता के अंतर्गत लोगों के फंडामेंटल राइट्स को संरक्षण करने की एक विशाल शक्ति दी गई है, और इसीलिए अगर कोई भी संवैधानिक प्राधिकारी अपने किसी भी शक्ति का प्रयोग करता है और वह शक्ति संविधान के अनुरूप नहीं रहती तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो दूसरा प्रश्न जो था वो एसआर मुंबई के फेवर में गया और एसआर मुंबई ने उसको ये किया कि एसआर मुंबई के फेवर में वो चीज डिसाइड की गई कि जो है जुडिशियल रिव्यू तो हो सकता है, और अगर आपने किसी संविधान के प्रोविजन का उल्लंघन किया है तो जांचा जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू बाद में माना गया। आप जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का भाग भी है। आप जानते हैं एल कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में माना गया। तीसरा जो बिंदु था कि आर्टिकल 356 के आधार पर शक्तियों के प्रयोग की सीमा क्या हो, तो उसमें कोर्ट ने इसको भी एसआर मुंबई के फेवर में कहा, और उन्होंने ये कहा कि कर्नाटका गवर्नर के द्वारा की रिपोर्ट के आधार पर जो प्रेसिडेंट महोदय का सरकार को भंग किया जाना था विधानसभा को, वो असंवैधानिक था और वो नहीं किया जाना चाहिए था। इसको किए जाने के पूर्व जो है फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए था, और इस निर्णय ने ये प्रमुख रूप से इस बात को चर्चा में उजागर किया कि जब भी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि विधानसभा में विश्वास है या नहीं है, इस बात को पर कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तो इसका जो जांच है या इसका जो रिजल्ट है या कंक्लूजन है वो हमेशा विधानसभा के फ्लोर पर ही निकाला जाना चाहिए, यानी कि विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका देना चाहिए था। उसी के बाद से एक परंपरा बनी भारत में कि जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो राज्यपाल महोदय से अपेक्षा की जाती है कि वो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है या गठबंधन की पार्टी है या ऐसी कोई पार्टी है जिसके बारे में उन्हें ये लगता है कि फ्लोर टेस्ट पास कर लेगी, उसको बुलाना चाहिए। तो इसी क्रम में जब ये बिंदु डिस्कस कर रही थी सुप्रीम कोर्ट, तब उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहा कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1983 में सरकारिया कमीशन के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश थे जस्टिस आर एस सरकारिया,
तो केंद्र राज्य संबंधों पर उनका एक प्रशासनिक सुधार आयोग, एक कमीशन बनाया गया था, केंद्र सरकार ने बनाया था। उसकी उन्होंने कहा कि इसकी जो कुछ रिकमेंडेशंस हैं उसको जरूर लागू किया जाए। बाद में उसकी कुछ रिकमेंडेशंस को सेंट्रल सरकार ने लागू भी किया, लेकिन सारी रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया। तो मैं आपको कुछ जो है उसकी रिकमेंडेशन को बताना चाहता हूं। मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा कि सरकारिया कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया था। कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनको मैं आपके लिए पढ़ देता हूं यहां पर। जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को, देखिए इसके पहले अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत संभल कर किया जाए और इसका इस्तेमाल तब किया जाए जब सारे विकल्प समाप्त हो जाए। तो इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकारिया कमीशन का जो रिकमेंडेशन है कि भंग करने के पहले जो है वो फ्लोर टेस्ट कराया जाए, वो इससे स्पष्ट होता है। और दूसरी बात कि जब राष्ट्रपति को राज्य के किसी विधेयक को आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। ये जो सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक हफ्ता पहले जो निर्णय है उसमें रिट्रीट किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि अगर आपको विधेयक जो है आरक्षित करते हैं तो आपको इसका कारण बताना पड़ेगा। राज्य और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राज्य परिषद की स्थापना की बल दिया गया। और सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन था, बाद में बनी भी। क्षेत्रीय परिषदें बनानी चाहिए और उन्हें संघात्मकता के लिए, यानी दोनों केंद्र और राज्य के दोनों संबंधों के बेहतरी के लिए प्रयास करना चाहिए। समवर्ती सूची पर कानून बनाने के पहले केंद्र सरकार को परामर्श करना चाहिए राज्यों से। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता है, उसे फ्लोर टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए। राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसे 5 वर्ष पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी कहा कि राज्यपाल जो हो वो नॉन पॉलिटिकल आदमी होना चाहिए और एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस राज्य के बाहर का व्यक्ति हो। तो जो डेटा मेरे पास है उसमें करीब 247 रिकमेंडेशंस दी गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी केंद्र और राज्य परिषदों का गठन, जिसमें कि केंद्र सरकार ने करीब 180 संवैधानिक रूप से जो रिकमेंडेशंस थी उनको मान लिया है। तो एसआर बोमई केस जो है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि उसने अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर एक लैंडमार्क नियम स्थापित किया और उसमें उसकी दो बहुत खास बातें हैं। पहली खास बात तो यह है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते समय जो बहुत सावधानी बरती जाए और लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए, एक ये बात। दूसरी बात है कि विधानसभा को भंग करने का पहले फ्लोर टेस्ट अवश्य कराया जाना चाहिए। इसीलिए ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए, गरिमा ने एक प्रश्न पूछा है, उसको बताता हूं आपको। गरिमा ने कहा था कि सर एसआर मुंबई के केस में ये कब बोला गया था कि अपवादों से नियम का निर्माण नहीं होता। ये बात मुझे ध्यान में नहीं आ रही है, उसके लिए पूरा डिटेल जजमेंट पढ़ना पड़ेगा। एक एक बात, एक एक लाइन हमको मालूम होनी चाहिए। मैंने पूरा डिटेल जजमेंट नहीं पढ़ा है, मतलब बहुत पहले पढ़ा था, अभी इस क्लास की तैयारी के लिए मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों को समअप करना था। तो मैं इस पर एक मतलब 100% विश्वास के साथ नहीं कह सकता हूं कि ऐसा कब कहा गया या क्यों कहा गया। अभी ये मेरे चर्चा में ये बात नहीं आई है, कहा गया होगा क्योंकि लंबा जजमेंट है। तो एक जजमेंट तो ये था। दूसरा जजमेंट जो है वो 2005 का है और ये है बिहार स्टेट से संबंधित है। रामेश्वर प्रसाद
जो है का केस है ये। संक्षेप में इसके फैक्ट आपको बता देता हूं और फिर उसके बाद हम लोग लीगल पॉइंट पर आ जाएंगे। तो संक्षेप में जो रामेश्वर प्रसाद का मामला था वो ये था कि 2005 फरवरी में बिहार के चुनाव हुए और किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, तो उसमें एलजेपी को जदयू के साथ मिलकर के उसने सरकार बनाई। कुछ दिनों के बाद जो है मतलब 243 मेंबर्स की जो हाउस है बिहार का, उसमें 122-23 सीट किसी को नहीं मिली, तो हंग पार्लियामेंट हंग लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने कई मीटिंग्स आपस में की और लेकिन उनके बीच में कोई सहमति नहीं बनी और कि किसी का गठबंधन हो सके। तो फलस्वरूप करीब मार्च में 2 महीने के बाद जाकर के फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में गवर्नर ने प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख दिया कि सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल दिया जाए, यानी कि सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लिया जाए, निलंबित कर दिया जाए सारी शक्तियों को और 356 का प्रयोग करके किया जाए। जब 356 की सिफारिश के लिए लेटर लिख दिया तब प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसमें एक में उन्होंने ये किया कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो रहा है और दूसरा उसमें उन्होंने ये कहा कि जो सारी शक्तियां हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की वो गवर्नर में निहित की जा रही है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। जब ये सस्पेंडेड एनिमेशन की प्रोक्लेमेशन हो गई तब 17-18 एमएलएज ने और 3-4 निर्दलीय छोटी पार्टीज के एमएलएज ने सपोर्ट कर दिया एनडीए गवर्नमेंट को और उन्होंने अपने लेटर को गवर्नर को दे दिया कि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने गवर्नर को ये अपना समझौता पत्र सौंप दिया कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, तो कायदे से तो एसआर मुंबई के हिसाब से गवर्नर को फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए था, लेकिन गवर्नर ने ऐसा नहीं किया। गवर्नर ने क्या किया, उन्होंने प्रेसिडेंट को एक दूसरा लेटर भेजा कि बिहार विधानसभा में बहुमत को प्राप्त करने के लिए काफी सारे भ्रष्टाचार पर आधारित कर्तव्यों का किया गया है, काफी सारा पैसे का लेन देन किया गया है, पद का लालच दिया गया है और पोस्ट और मनी का दुरुपयोग किया गया है और ये जो है लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और फलस्वरूप लोकतंत्र को बचाने के लिए नए इसको भंग किया जाए और नए चुनाव की नोटिफिकेशन के लिए निर्देश दिया जाए। इसी बीच में ऐसा हो गया, यानी कि दूसरी रिपोर्ट जब भेजी गई जिसमें उन्होंने ये सिफारिश कर दिया था कि इसको भंग किया जाए, पहले वाला लेटर जब भेजा तो उसमें कहा कि काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है और विदिन 20-22 दिनों के बाद दूसरा लेटर भी उन्होंने भेज दिया कि इसको भंग किया जाए। और फिर यूनियन कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दिया और प्रेसिडेंट ने फिर जो है विधानसभा को भंग कर दिया। इसी बीच में क्या हुआ कि काफ़ी सारा प्रोटेस्ट होने लगा और जब प्रोटेस्ट होने लगा काफ़ी सारा नई विधानसभा को भंग कर दिया गया। तब जो रामेश्वर प्रसाद थे वो 2-3 एमएलएस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जब वो गए तब उन्होंने ये मांग की कि बिहार विधानसभा को जो भंग किया गया है उसे असंवैधानिक घोषित किया जाए। इसी बीच में जबकि अभी ये सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नई डेट को डिसाइड कर दिया। अब क्या हुआ कि अब ये समस्या उत्पन्न हो गई कि जो गवर्नर का कृत्य था वो क्या उचित था या नहीं था और दूसरा जो कंट्रोवर्सी था इसमें, यानी मुख्य मुद्दा जो था वो ये था कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में कोई मुद्दा पेंडिंग है
तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन की डेट डिक्लेयर कर सकता है या नहीं, यानी कि रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या था। ये दो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पावर्स हैं, जो उसकी शक्तियां हैं, कर्तव्य हैं, उनको विचार किया। इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक प्रोविजन दिखाना चाहता हूं। और निर्वाचन पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, यानी कि भाग 15 में आप जब जाएंगे इलेक्शंस के संबंध में, तो उसमें अनुच्छेद 324 जरा पढ़िए आप। अनुच्छेद 324 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स फॉर एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू president and to legislature of every state and of election to the office of president and vice president held under the constitution shall be vested in a commission। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 322 के दो शब्दों पर विचार किया और उन्होंने कहा कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन। तो जो ऑल इलेक्शन का कंडक्ट था, यानी कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों, तो जो सभी ऑल कंडक्ट का यूज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी या ये कर्तव्य किसी भी सीमा से परे है, यानी कि अगर जब तक कि स्पष्ट रूप से कोई रोक न लगाई गई हो सर्वोच्च न्यायालय या किसी संवैधानिक कोर्ट के द्वारा, तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने कर्तव्यों के पालन करने में ऑटोनॉमस है, यानी स्वायत्त है। और चूंकि जो उन्होंने डेट वहां पर डिसाइड किया वो असंवैधानिक नहीं थी। दूसरी बात, उन्होंने ये रूल किया कि जो प्रेसिडेंट ने स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने का निर्णय लिया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और लेकिन चूंकि उसे भंग कर दिया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति नहीं है कि फिर से उसे पुनर्जीवित कर सके। तो वो भंग हो गया है, वो तो असंवैधानिक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति नहीं है कि वो उसे पुनर्जीवित कर सके। इसलिए पुनः इलेक्शन के बाद जो भी विधानसभा चुन के आएगी वही सरकार बनाएगी। तो ये बातें क्लियर किया उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 192(2) मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 192 का उल्लेख किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में। तो 192 में जब आप पढ़ते हैं उसके दूसरे खंड को राज्य सरकार के संबंध में, तो आपको ये पता लगता है कि जो 192 का जो दूसरा खंड है वो ये कहता है कि अगर किसी सदस्य की निर्भरता पर कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें गवर्नर जो होता है वो निर्वाचन आयोग की राय लेता है। और ठीक यही बात अनुच्छेद 103(2) भी बताता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राय लेना मैंडेटरी है, और इसलिए कोई भी ऐसी बात डिसाइड करने समय गवर्नर को ऐसी राय लेना चाहिए था। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि गवर्नर, फिर से उन्होंने एसआर मुंबई वाली बात को कहा कि गवर्नर को जब विधानसभा के भंग करने की बात को कर्तव्य का निष्पादन करना हो तब उसे नॉन पॉलिटिकल इंटिटी की तरह काम करना चाहिए, बहुत ईमानदारी से पूरे राज्य की जनता के भलाई और वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, और उसे जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। ज़्यादा टिप्पणी तो अगेंस्ट नहीं किया उन्होंने
गवर्नर के खिलाफ, लेकिन उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गवर्नर ने बहुत जल्दबाजी दिखाई और उसने ये तय करने का प्रयास नहीं किया कि क्या कोई संभावना तलाशी जा सकती है जिससे कि राज्य में एक स्थायी सरकार बनाई जा सके। तो इन 3-4 मुद्दों पर ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ऐसी संभावना है कि सरकार बन सकती है तो क्या गवर्नर का काम, गवर्नर को अपने कर्तव्य का निष्पादन कैसे करना चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि फिर से कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि जो है SR मुंबई के रूल को फॉलो करना चाहिए। इसी क्रम में ये भी बात ध्यान रखना है कि अभी अभी महाराष्ट्र के मामले में जब शिंदे और उद्धव ठाकरे का समस्या हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि फिर से यही समस्या थी कि एक सरकार चुनी गई थी, वो चल रही थी, उसमें से कुछ उसके MLAs ने विड्रॉ किया और उन्होंने अपना सरकार से खींच लिया सपोर्ट। और प्रश्न ये उठा कि आंतरिक असहमति होने पर क्या राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं। और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस PS नरसिम्हा ने ये बात कहा, जिन्होंने लिखा था जजमेंट कि रामेश्वर प्रसाद में जो स्थिति थी उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं बनी थी, उसमें गवर्नमेंट अभी बनना था, लेकिन वर्तमान में महाराष्ट्र में वो सरकार बन चुकी थी और फिर उसके बाद कोई सपोर्ट वापस लिया गया था। तो दोनों की स्थिति में अंतर है। वो रामेश्वर प्रसाद की स्थिति को हम वर्तमान में महाराष्ट्र की स्थिति से कंपेयर नहीं कर सकते हैं और फलस्वरूप महाराष्ट्र में जो रूल अप्लाई हुआ है या होना चाहिए वो मेजॉरिटी का टेस्ट करा करके ही होना चाहिए। और चूंकि एक से काफी बड़े पैमाने पर जो विधायक थे उन्होंने अपना सपोर्ट खींच लिया था, इसलिए रामेश्वर प्रसाद की स्थिति यहाँ लागू नहीं होती और जो एकनाथ शिंदे ने गवर्नमेंट बनाई है वो पूरी तरीके से संवैधानिक है और इसमें रामेश्वर प्रसाद का कोई नियम लागू नहीं होगा। तो ये दूसरा मुद्दा था। हमको ये बात रामेश्वर प्रसाद से बहुत महत्वपूर्ण पता लगी। दो अगर हम कंक्लूड करना चाहें, पहली बात यह है कि आंतरिक असहमति अगर हो जाती है या कोई सपोर्ट खींचा जाता है तो राज्यपाल के द्वारा फ्लोर टेस्ट करा करके सरकार बनाने का निर्णय लेना उचित होगा। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार बन जाती है और उसके बाद सपोर्ट वापस लिया जाता है तब रामेश्वर प्रसाद का रूल लागू नहीं होगा, इसलिए कि रामेश्वर प्रसाद का रूल तब लागू होता है जबकि सरकार अभी बनी ही ना हो, तब गवर्नर के डिस्क्रिशन की बात आती है। लेकिन यहाँ पर सरकार बन गई थी और उसके बाद सपोर्ट वापस लिया गया तो स्थिति इससे भिन्न है। ये दो महत्वपूर्ण बातें टेक्निकली हमको जानना चाहिए। अब एक तीसरा केस मैंने आपके लिए लिया है और ये है अरुणाचल प्रदेश का। तो इसका आपको फैक्ट बता देता हूं। इसका फैक्ट ये था कि 2011 में इलेक्शन हुए और जो चीफ मिनिस्टर थे उनको फुल मेजॉरिटी मिला, यानी आप समझिए 49 सीट्स उनको मिली आउट ऑफ 60 अरुणाचल में। नबाम तुकी उन्होंने अपना सरकार बना लिया। जब उन्होंने अपना सरकार बना लिया और सरकार चलने लगी तो 2-3 साल बाद करीब 2015 में 20 कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने, कुछ भाजपा के विधायक थे 11-12 और इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने अपने को विड्रॉ किया और उन्होंने गवर्नर को कहा कि जो है हम इनके साथ नहीं रहेंगे और हम इनकी पार्टी को छोड़ेंगे। तो ये जो 20 विधायक थे इनमें से उस समय के जो तत्कालीन वो थे स्पीकर नबाम तुकी, उन्होंने जो है इनको जो है
एक्सपेल कर दिया, यानी इन्होंने इनको दल बदल कानून के आधार पर उन्होंने एक्सपेल कर दिया। जब एक्सपेल करने के पहले क्या हुआ कि जो स्पीकर थे उनको गवर्नर ने पहले विधानसभा को बुला लिया, सत्र को बुला लिया, यानी अभी आने वाला नहीं था, बुला लिया। और उस विधानसभा सत्र में उन्होंने क्या किया कि जितने लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया था उनसे कहा कि इनको हटाया जाए, जो स्पीकर थे। तो गवर्नर ने क्या किया कि सत्र बुला लिया। जब सत्र बुला लिया तब स्पीकर ने क्या किया कि उन 13 आदमियों को एक्सपेल कर दिया, जो 20 में से जिन्होंने अपना सपोर्ट वापस लिया था। जब उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और एक्सपेल हो गए, तब गवर्नर ने इनको वोटिंग कराया और वोटिंग के आधार पर जो स्पीकर महोदय थे नवाब तुकी, इनको हटा दिया और डिप्टी स्पीकर को वहां पर प्लेस कर दिया। जब इनको हटा दिया और डिप्टी स्पीकर को प्लेस कर दिया, तब जो ये नबाम रेबिया थे ये चले गए मेघालय, वहां पर हाई कोर्ट उनके, और यहां पर उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल कर दिया कि ये जो गवर्नर का कृत्य है ये असंवैधानिक है। अब इसमें देखिए 2 महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि क्या राज्यपाल सत्र पहले बुला सकते हैं और इसमें क्या मंत्रिपरिषद की एडवाइस आवश्यक है। एक तो बात ये थी, एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था क्योंकि यही सत्र पहले बुला के उन्होंने स्पीकर को हटवाया था। दूसरा मुद्दा ये था कि अगर अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को इम्पीच करने का, यानी कि उन्हें हटाने का मोशन पेंडिंग है, हटाने का प्रस्ताव पेंडिंग है, तब क्या वो एमएलएस को या मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा, बहुत अच्छा मुद्दा भी बना हमारे सामने कि इन दोनों में से हम क्या जो है क्या इसका लीगल पॉइंट होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी जिसमें जस्टिस जेएस केहर, जस्टिस दीपक मिश्रा, मदन बी लोकुर, पीसी घोष और अनवी रमन्ना, ये इतने लोगों का बना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 163, पढ़िए, अनुच्छेद 163 जो है वो ये कहता है कि गवर्नर जो होगा वो एडवाइस पर कार्य करेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा वो के एडवाइस पर ही काम करेगा और गवर्नर केवल उन्हीं कृत्यों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है जिन कृत्यों में उसे संविधान ने बताया है। लेकिन सत्र को बुलाने में, सत्रावसान करने में या विधानसभा को भंग करने में उसका जो डिस्क्रिशन है वो डिस्क्रिशन है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, जो कि एड और एडवाइस से कंट्रोल होता है। यानी कि जब विधानसभा के भंग करने की सिफारिश गवर्नर करते तो वो एड और एडवाइस पर करते, और चूंकि उन्होंने एड और एडवाइस पर नहीं किया इसलिए उनका ये कृत्य असंवैधानिक है। इसके अलावा गवर्नर
अपने कृत्यों के निष्पादन में हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह और सहायता पर कार्य करेंगे, सिवाय उन मामलों के जहां पर डिस्क्रिशन की बात लिखी गई है। और ये पॉइंट 163 का पॉइंट, 17 इत्यादि करने का पॉइंट डिस्क्रिशन का शक्ति नहीं है। इसलिए गवर्नर ने जो अपने डिस्क्रिशन का प्रयोग किया वो असंवैधानिक था और नोटिफिकेशन को असंवैधानिक किया। एक बात तो ये था। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि गवर्नर का, इसमें भी ये मुद्दा उठा कि गवर्नर जो है, जो जिन भी शक्तियों का प्रयोग करता है, उन शक्तियों के प्रयोग में वह हमेशा मंत्रिपरिषद के एडवाइस पर ही काम करता है, और अगर वो उसकी एडवाइस नहीं मानता तब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, यानी जुडिशियल रिव्यू का स्कोप फिर से डाला गया। ये दूसरा बिंदु था। तीसरा बिंदु था कि क्या गवर्नर अपने उस विधानसभा सत्र को फिर से बुला सकता है या नहीं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसी बात को दोहराया कि जो गवर्नर है वो मंत्रिपरिषद की एड और एडवाइस पर काम करता है। अगर उसे मंत्रिपरिषद एडवाइस देती कि वो पहले बुलाए तो बुला सकता था, लेकिन चूंकि यहां पर उसने एडवाइस नहीं किया था और उसके बावजूद इन्होंने बुलाया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये असंवैधानिक है। ये दोनों बातें उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया। तीसरी बात, स्पीकर के हटाने का प्रस्ताव जब पेंडिंग होगा तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा आप देखिए 179 अनुच्छेद को देखिए। 179 में एक बात लिखी गई है। 179 में लिखा गया है, may be a member holding the office of as a speaker or deputy speaker of an assembly may be removed from his office by a resolution of assembly passed by a majority of all the then members of the family। यानी कि कोई भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर उस समय के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा हटाया जा सकेगा। तो कोर्ट ने कहा जो ये लिखा गया है ऑल ऑफ देम मेंबर्स, इसका मतलब है कि जितने मेंबर वहां थे उन सब को वहां पर मेंबर बना रहना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि अगर ये मोशन पेंडिंग रहता है तब स्पीकर किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। और चूंकि नवाब रेबिया ने 13 मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जबकि उनके हटाने का मोशन पेंडिंग था, तो वह 179 सी का उल्लंघन करता है और इसलिए असंवैधानिक है। तो जो नवाब रेबिया एंड बहमांग फिलिक्स वर्सेस डिप्टी स्पीकर, इस मामले का में ये प्रश्न जो है डिसाइड किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण मामला बनता है क्योंकि ये 3 बातों को महत्वपूर्ण तौर से फिर से दोहराता है। पहली बात कि जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट के अंतर्गत है विधानसभा के अध्यक्ष की कार्यवाही, और दूसरा विधानसभा के अध्यक्ष के हटाने का प्रस्ताव अगर पेंडिंग है तो वो किसी भी सदस्य को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, गवर्नर को मंत्रिपरिषद के एड और एडवाइस पर ही काम करना पड़ेगा।
तो ये 3 केस थे, वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमने चर्चा किया। अब मैं बिल्कुल रिसेंटली डिसाइडेड 2 केसेस आपको बताना चाहता हूं इसी मुद्दे के संबंध में। मैं उसका साइटेशन लिख रहा हूं आपके स्क्रीन बोर्ड पर। सबसे पहला है जो 30/1/2023 को डिसाइड किया गया, और ये है डॉक्टर प्रेम चंद्रन की जोत एवं अन्य वर्सेस चांसलर कुन्नूर विश्वविद्यालय एवं अन्य, और इसका सीए नंबर है 7700/2023। ये है। तो ये 30 नवंबर को डिसाइड किया गया। इसमें क्या हुआ कि ये जो कुन्नूर यूनिवर्सिटी है, इसमें डॉक्टर GN रविंद्रन की पुनः नियुक्ति की गई वाइस चांसलर के रूप में, और जो गवर्नर थे उन्होंने ये दोबारा रिकमेंड किया, और इसमें उन्होंने कोई भी सलाह नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट में कुन्नूर यूनिवर्सिटी के इस वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया केरला स्टेट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कुन्नूर यूनिवर्सिटी एक्ट है 1996 का, और यूजीसी का एक्ट जो है, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि जो गवर्नर होगा, जब वो कुलाधिपति के रूप में काम करेगा, यानी चांसलर के रूप में किसी यूनिवर्सिटी के काम करेगा, तब वो मंत्रिपरिषद की एड और एडवाइस से बिल्कुल भी गवर्न नहीं होगा। तब वो अपने एक यूनिवर्सिटी के फेवर में वो अपने निर्णय को रखेगा। तो ना तो वो राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करेगा, और ना ही वो यहाँ पर इन मंत्रिपरिषद के निर्देशों का पालन करेगा। वो उसे अपनी स्वतंत्र क्षमता में काम करना होगा। अगर वो अपनी स्वतंत्र क्षमता में काम नहीं करेगा, तब जिस लिए वो यूनिवर्सिटी बनाई गई है उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। और मैं उनके निर्णय के 2 पैराग्राफ को आपको पढ़ के बताना चाहता हूं, ताकि आपको एकदम बढ़िया से ये बात मान लेना पड़े, या आपको पता लग जाए। लॉ क्या है कि जब गवर्नर किसी विशेष कानून के अंतर्गत वाइस चांसलर के रूप में काम करता है, तब वो अपने व्यक्तिगत क्षमता में काम करता है, तब वो एडवाइस और एड से गवर्न नहीं होता। देखिए, कहा है इसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच थी। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रभाव रखेगा। कोर्ट ने कहा कि चांसलर ने यूनिवर्सिटी के प्रमुख के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में काम किया, न कि राज्यपाल के कार्यालय के प्रतिनिधि के रूप में। वाइस चांसलर की शक्तियां विशेषकर चांसलर की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति में पूरी तरह यूनिवर्सिटी के हित में प्रयोग की गई मानी जाती हैं। वाइस चांसलर इन मामलों में एकमात्र जज होता है। यह भी माना गया कि यद्यपि राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने पद के आधार पर यूनिवर्सिटी के वीसी तो बन गए, लेकिन अपने कार्यालय के कार्यों का निर्वहन करते समय उन्होंने राज्यपाल का कोई कर्तव्य नहीं निभाया। उन्होंने पूर्णतः व्यक्तिगत कैपेसिटी में काम किया, और जो कि उनके इस रोल के अगेंस्ट था। इसी में उन्होंने ये भी कहा कि
केरल के राज्यपाल ने चांसलर को फिर से नियुक्त करने के लिए वैधानिक शक्तियों को त्याग दिया या उनका आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने कन्नूर यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर जोर देते हुए अदालत ने यह कहा कि ये एक्ट और यूजीसी लॉ राज्य सरकार के हस्तक्षेप के से बचाने के लिए बनाए गए थे, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि चांसलर यूनिवर्सिटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग में वह राज्य की सलाह से बाध्य नहीं है, परंतु इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। एक और पैराग्राफ पढ़ के आपको बताता हूं। कानून दो अलग अलग प्राधिकरणों में अर्थात वाइस चांसलर और राज्य सरकार के बीच स्पष्ट अंतर बनाता है। जब विधायिका जानबूझकर ऐसा कोई अंतर करती है तो इसकी भी स्पष्ट रूप से व्याख्या की जानी चाहिए। उक्त मामले से निपटते समय राज्यपाल यूनिवर्सिटी के वीसी होने के नाते केवल अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करते हैं, इसलिए वीसी के रूप में यूनिवर्सिटी से संबंधित कानून और उनके द्वारा प्रयोग और निष्पादित की जाने वाली शक्तियों और कर्तव्यों का अभ्यास और राज्यपाल के पद के रूप में रहते हुए उनकी शक्तियों के प्रयोग में आपस में कोई संबंध नहीं। तो ये 30 नवंबर को डिसाइडेड केस जो है, वर्तमान मैंने आपसे बताया था कि जो मुद्दा चल रहा है राज्यपाल, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राज्यपाल को, अब देखिए एक व्यू बन रहा है कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप से अलग हटके काम करना चाहिए। एक तो ये था। दूसरा जो डिसीजन है वो अभी शुक्रवार का ही डिसीजन है, यानी आप मान के चलिए कल डिसाइड किया गया है, 1 दिसंबर को डिसाइड किया गया है और ये तमिलनाडु के संबंध में है। मेरे पास शायद इसका वो होगा, अगर होगा तो मैं आपको बताता हूँ साइटेशन। देखिए ये है तमिलनाडु राज्य बनाम वर्सेस राज्यपाल तमिलनाडु। और रिट पिटीशन नंबर है, सिविल ब्रैकेट में सी लिख लेंगे, ये है 1239/2023 और डेट ऑफ जजमेंट है इसका 1 दिसंबर, ये डेट ऑफ जजमेंट है। और हाँ सेम था, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ CJI, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, सेम बेंच है। इन्होंने टिप्पणी की राज्यपाल से संबंधित मामलों की सुनवाई में। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें क्या हुआ कि जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं N. रवि, पूरा नाम उनका है R.N. रवि, इन्होंने क्या किया कि राज्य सरकार के कई विधेयकों को ये पिछले 1.5 साल से रोके हुए थे अपने पास, अनुच्छेद 200 में जो अभी मैंने आपको बताया था। और रोके रहने के क्रम में इन्होंने क्या किया कि रोके रहे, जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो इन्होंने क्या किया कि उसे राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया, यानी 1.5 साल तो लटका था, अब आगे और लटक गया। तो तमिलनाडु राज्य चली गई इनके इस कृत्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरप्रिटेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब हम आर्टिकल 200 को देखते हैं और कोई भी विधेयक जब राज्यपाल के पास अनुमति के लिए आता है तो उसके पास सिर्फ 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है कि या तो वो अनुमति दे दे, या फिर अनुमति को रोक ले, और या फिर राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर ले या आरक्षित कर ले। अगर वो इनमें से कोई एक प्रयोग कर देता है तो फिर वो दूसरे का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है बनती है, और इसी क्रम में जो है ये बात जो है महत्वपूर्ण हो जाती है कि अनुच्छेद 200 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरप्रिटेशन में
ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए एक पॉइंट बनता है कि जो हमको ये बताता है कि 200 का जब भी इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो राज्यपाल के पास जो है कुल 3 विकल्प होंगे और तीनों में से वो सिर्फ किसी एक का जो है वो हो जाता है और तीनों में से कोई एक जो है वो यूज किया जा सकता है और अगर कोई एक यूज किया जाता है तब कोई दूसरा यूज नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरप्रिटेशन है, हमको ये याद रखना चाहिए। इसी क्रम में जो है मैं हालांकि ये अभी पूरा मतलब टिप्पणी है, ये अभी पूरा डिसीजन नहीं है क्योंकि अगली सुनवाई मामले में 11 दिसंबर को लगाई गई है, लेकिन ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण कंक्लूजन लगा आपके लिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। और इसमें जो है जब तीनों विकल्पों में इन्होंने कहा तो एक और इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए आप सहमति रोकते हैं और सहमति रोक करके आप उसे पुनः भेज देते हैं विधायिका के पास और फिर से विधायिका अगर उसे पास कर देती है तब आप उस पर अनुमति नहीं रोक सकते हैं। और सीजीआई ने देखिए कहा है, राज्यपाल द्वारा सहमति रोके जाने के बाद जब एक बार विधानसभा विधेयक को दोबारा पारित कर देती है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप राष्ट्रपति को उसे रिजर्व कर रहे हैं। और इसी क्रम में सीजीआई ने ये जब एजी ने उनसे ये कहा कि 200 का जो प्रावधान है वो तभी लागू होता है जब राज्यपाल स्पेशल संदेश के साथ उसे लौटाते हैं। अगर उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया है और रोक लिया है तब ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने श्री वेंकटरमणी ने कहा सीजीआई से, तो सीजीआई ने फिर उनसे कहा कि तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट पावर है गवर्नर की और इस पर कोई कंट्रोल नहीं है? तब वो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि हम एक सुझाव दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई मुद्दा उत्पन्न हो जाता है, यानी कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में कोई ऐसी असंगति या सहमति बन जाती है कि राज्यपाल महोदय को लगता है कि मुझे एसेंट नहीं देना चाहिए, तब उन्होंने अपनी तरफ से ये सुझाव दिया कि तब राज्यपाल को आमंत्रित करना चाहिए मुख्यमंत्री को। और उन्होंने कहा कि हम इस बात के लिए मुख्यमंत्री की या और राज्यपाल की सराहना करेंगे कि अगर वो बैठ करके इस संवैधानिक संकट को सुलझाते हैं। इसी क्रम में अगली सुनवाई को डिसाइड किया गया है कि वो 11 दिसंबर को होगी, तो जो आगे होगा वो देखा जाएगा हम लोग। तो आज के इस पूरे डिस्कशन में और इसके पहले की क्लास के डिस्कशन में राज्यपाल और केंद्र सरकार के आपसी संबंधों में, राज्यपाल और राष्ट्रपति के संबंधों में, सरकारी या कमीशन की रिकमेंडेशन और वर्तमान प्रवृत्तियों में जो राज्यपाल के कृत्यों के कारण जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है, उस संवैधानिक संकट को के संबंध में हमने ये सारी चर्चाओं को किया। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको राज्यपाल के शक्तियों के संबंध में और उसके प्रयोग करने के संबंध में जो है एक राय आपकी जरूर बनी होगी। अब लास्ट में मैंने कुछ पॉइंट नोट किया है आपके लिए कि रेमेडी क्या है, यानी राज्यपाल जो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं या नियंत्रित हो रहे हैं या ये सारी मतभेद निकल के सामने आ रहे हैं, तो इनके लिए क्या कोई जो है वो हो सकता है, यानी इनके लिए कोई सुझाव हो सकता है या कोई ऐसी बात, तो उसमें कुछ मैंने कंक्लूजन निकाले हैं सुझाव के लिए।
देखिए इसी बीच में जो है हमारे सहपाठी आयुष ने हमको एक सूचना दिया है कि हाल में ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं को ही चांसलर नियुक्त कर लिया है और राज्यपाल को की अधिकारिता को समाप्त कर दिया है। तो एक ये भी मुद्दा है। अब इसमें ये मुद्दा राज्यपाल से, चूंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, और आप जानते ही हैं कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति श्री जयदीप धनखड़ जी के समय से ही पश्चिम बंगाल चीफ मिनिस्टर में और राज्यपाल के पद में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो उसी क्रम में चीफ मिनिस्टर ने ये कदम उठाया होगा। उन्होंने कुछ हमको लिंक भेजा, मैं आपको भेज दूंगा अभी। लेकिन मैंने जो पॉइंट्स आपके लिए नोट किए हैं, जो कि सॉल्यूशन एक तरीके से देते हैं, वो जो है मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। देखिए, सरकारिया कमीशन की सारी सिफारिशों को इफेक्टिवली रूप से लागू किया जाए और 1970 में राजा मन्नार समिति भी इस्टेब्लिश की गई थी। उसकी भी कई रिकमेंडेशन है जो बहुत इस मामले में बहुत लाभकारी हो सकती हैं, उनको भी लागू करवाया जाए। ये मेरा एक अपना वो है सुझाव है। दूसरी बात यह है कि राज्यपाल द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएं उनको न्यायिक निर्णयों के अधीन लाया जाए। ये एक सामान्य नियम बना दिया जाए कि जांचा जा सकता है अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो, और उसमें उन स्रोतों पर भी जुडिशियल रिव्यू की बात की जाए जिन पर वो उस डिस्क्रिशन पर पहुंचते हैं। तीसरी बात, राज्यपाल की जवाबदेही तय की जाए, उसके अपने शक्तियों के कर्तव्यों के निष्पादन में एक क्लियर गाइडलाइन बनाई जाए, दिशा निर्देश लागू किया जाए, जिसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए, जिससे राज्यपाल अपनी शक्तियों का जब प्रयोग करें तो सबको ये मालूम रहे कि ये प्रयोग किस प्रकार से किया जाना है। बहुत सारे जूरिस्ट ये भी कहते हैं कि राज्यपालों को एक समान रूप से राज्यपालों के लिए एक आचार संहिता बनाई जानी चाहिए और जिसमें राज्यपालों को कैसे वो काम करें इस बात पर एक तय और सुनिश्चित नियम होने चाहिए। अगली रिकमेंडेशन ये है कि राज्यपाल की वो प्रवृत्तियां जो कि मतभेद का बहुत बड़ा कारण बनती हैं, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति, इसमें कोई निश्चित दिशा निर्देश नहीं है। तो इसके लिए एक तय और ठोस दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए। कोई एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सभी दलों के सदस्य हों, लीगल फैटर्निटी के लोग हों, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, जिनसे विचार मांगे जाएं और फिर उस विचारों को शामिल किया जाए कानून बना करके। और सबसे लास्ट में, जिस पर मेरा सबसे ज़्यादा जोर है, सरकारिया कमीशन ने भी रिकमेंड किया था कि जो राज्यपाल हो वो हमेशा नॉन पॉलिटिकल आदमी होना चाहिए। हाल के वर्षों में नौकरशाहों को भी राज्यपाल बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। तो अप्रत्यक्ष रूप से नौकरशाह जो होता है वो सरकार के कंट्रोल में रहता ही है। तो कोशिश किया जाना चाहिए कि पॉलिटिकल व्यक्ति या कोई नौकरशाह जो कि पूर्व हो या जजेस भी, वो उनको ना बनाया जाए। कोई बिल्कुल सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ आदमी होना चाहिए। तो ये सारी, मेरे हिसाब से ये सारे रिकमेंडेशन जो हैं वो राज्यपाल के पद की गरिमा और स्वायत्तता को बनाने में जरूर मददगार साबित होंगे। अब 199 से एक प्रश्न पूछा गया है, महेंद्र, वो अगर ध्यान से आप पढ़ते तो आपको पता लग जाएगा। 199(1) में मजिस्ट्रेट भी ले सकता है, लेकिन 2 में सिर्फ सेशन कोर्ट लेगा और रिटर्न कंप्लेंट पर ही लेगा, एफआईआर पर नहीं लेगा। सीरीज बात है, लिखा गया, उसमें इतना चौंकने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए अब समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना डिस्कशन बहुत है। राहुल गांधी वाला एक डिस्कशन रह गया है, कल क्लास में ये मैं उसको आपको बता दूंगा, 5 मिनट में बताना रहेगा। वो मानहानि का जो स्पष्टीकरण उसमें नहीं आता।
तो अब समाप्त करते हैं और कोशिश करेंगे कि क्लास रहे आपके पास, ताकि जब भी आपको राज्यपाल के बारे में जानना हो या कोई एक राय बनानी हो तो आपके पास तीनों जजमेंट के बेसिक बातें रहें, लॉ रहे और डायरेक्शन रहे। समाप्त करते हैं। विश यू ऑल वेरी गुड लक, गुड नाइट, प्लीज टेक केयर, ऑल द बेस्ट।